वाटर पोल्यूशन से ह्यूमन बींग्स अब्यूजिंग वाटर बॉडीज बाय डिस्पोजिंग ऑल द काइंड्स ऑफ वेस्ट। जो अलग अलग वाटर बॉडीज मतलब वाटर के जो अलग अलग स्रोत हैं, जैसे लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, उनको वो लगातार अब्यूजिंग का मतलब गलत ढंग से यूज करता रहे कि क्या चीज करके जितना भी अलग अलग प्रकार का जो कचरा है वो उसके अंदर डिस्पोज करता रहता है। जैसे नदियों में बहुत प्रकार का जो कचरा है वो डिस्पोज किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। ड्यू टू आवर बिलीफ दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग दैट द वाटर बॉडीज आर आवर लाइफलाइन। तो हम क्या सोचते हैं कि जो वाटर होता है, जल होता है, वो हर एक चीज को साफ कर सकता है, और ये बिना सोचे कि जो वाटर बॉडीज हैं वो भी तो दूषित होती हैं। और वाटर बॉडीज हमारी क्या है, लाइफ लाइन्स हैं। मतलब हम वाटर्स के बगैर बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। जो हमारी अलग अलग एक्टिविटीज हैं उसमें जो वाटर बॉडीज से ही हम अलग अलग जो वाटर का कंटेंट है वो लेते हैं। ड्यू टू विच पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, रिवर, एस्टुरीज एंड ओशियंस आर बिकम पोल्यूटेड। तो जिसकी वजह से जो तालाब हैं, झील हैं, स्ट्रीम, रिवर्स हैं, नदियां हैं, रबजाएं हैं, एस्टुरीज, ये जो मैराइन एरियाज होते हैं, और जो ओशियंस है, जो महासागर हैं, वो लगातार पोल्यूटेड मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। एक अधिनियम पास किया था किसके अंदर, 1974 के अंदर, 1974 के अंदर, क्या करने के लिए, टू सेफ गार्ड अवर वाटर रिसोर्सेज। हमारे जो जल के संसाधन है अलग अलग, जैसे जो लेक्स हैं, पॉन्ड हैं, इनको बचाने के लिए। सेफ गार्ड का मतलब है इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो अधिनियम है वो लॉन्च किया गया 1974 के अंदर। उसके बाद है पोल्यूटेंट्स, देखते हैं हम, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। वी वॉश एवरीथिंग इन आवर होम्स इन सिटीज एंड टाउन्स इनटू ड्रेन्स। हम जो भी घरों में कपड़े धोते हैं या फिर जो बर्तन वगैरह धोते हैं, खुद की जो साफ सफाई करते हैं, और जो अलग अलग एक्टिविटीज में वॉशिंग की जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, चाहे शहरों में हो, चाहे कस्बों में हो, चाहे गाँव में हो, तो हम क्या करते हैं, पानी है जो वो ड्रेन्स का मतलब है जो निकासी के लिए नालियाँ बनी होती हैं, उनके अंदर हम जो भी गंदगी है उसको छोड़ते हैं। एज मेयर 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human यूज। मेयर का मतलब है मतलब बहुत ही कम, मतलब 0.1% इम्प्योरिटी भी यदि वाटर के अंदर आ जाती है तो उसी की वजह से जो ह्यूमन यूज है, ह्यूमन यूज के लिए जो वाटर है वो डोमेस्टिक सीवेज वाला जो वाटर है, गंदगी वाला वाटर है, वो यूज के लायक नहीं रहता है। Solids are easy to remove but not dissolved salt such as nitrates, phosphate and other nutrients and toxic metal ions and organic compound। जो सॉलिड्स होते हैं उनको तो हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उनको तो देख पाते हैं, लेकिन जो साल्ट यदि घुल जाते हैं वाटर के अंदर, जैसे नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, फॉस्फेट है PO4 नेगेटिव, तो ये अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यदि वाटर में घुल जाते हैं तो उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे टॉक्सिक मेटल आयंस भी होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जो कि वाटर को अनफिट बना देते हैं, फिर यूज नहीं कर सकते हम उसका। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो घरेलू कचरा होता है, जो भी सीवेज नालियों से नालियाँ निकलती हैं जो घरों से, प्राइमरली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो मेनली तो इसके अंदर जो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको नष्ट कर सकें, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। एस्टिमेशन ऑफ सीवेज वाटर इज मेजर्ड बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, मतलब ऑर्गेनिजम्स को कितना ज़्यादा जो हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी देखा था, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह, जो कि वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो उनको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है 1 लीटर वाटर को साफ करने के लिए, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से ही गंदगी मानी जाती है वाटर की। और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसी को बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। और जितना ज़्यादा बीओडी होता है उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड वो वाटर माना जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन काजिंग शार्प डिक्लाइन इन द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। और यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर वैसे ही पहले से ऑक्सीजन बहुत कम घुलती है, पहले ही मात्रा बहुत कम होती है, और यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मात्रा को भी और ज़्यादा कम कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो उससे क्या होगा, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी आराम आराम से। और जिसकी वजह से जो फीसीज वगैरह होती हैं, जो एक्वाटिक क्रिएचर होते हैं, जो जीव होते हैं पानी के अंदर रहते हैं, तो उनकी मोर्टेलिटी का मतलब है उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इम्प्योरिटीज है 0.1% जो इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर जैसे सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह, सैंड वगैरह, सिल्ट वगैरह, क्ले, मिट्टी वगैरह वो आ जाती है।
कोलोइडेड मटेरियल आ जाते हैं, जैसे फीकल मैटर होते हैं, बैक्टीरिया, क्लोथ, पेपर फाइबर्स, ये आ जाते हैं। डिजोल्ड मटेरियल में नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, तो ये 0.1% इम्प्योरिटी ही देख सकते हैं। वाटर वैसे तो पूरा प्योर है, बस 0.1% इम्प्योरिटी ही इसके अंदर है, उसी की वजह से ये यूज के लायक नहीं रहता है, हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो हम इस नीचे वाले ग्राफ को देखते हैं, तो इसके नीचे देख सकते हैं हम, जो नीचे वाली एक्सिस उस पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा रखा है, सीवेज डिस्चार्ज है, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन दे रखी है किसकी, ऑक्सीजन की और बीओडी की। और इस साइड में जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे बोल रखा है कि जैसे जैसे बीओडी बीओडी हम देख सकते हैं जो ब्लू कलर है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या है, बहुत कम है। तो यदि ज्यादा बीओडी है तो बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, जिसकी वजह से जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाती है, उसका लेवल बहुत नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से इस पोर्शन के अंदर जो फीसीज वगैरह है वो किल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे जैसे बीओडी कम होता रहेगा वाटर का, और जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से जो रीअपीयरेंस का मतलब है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बीओडी और डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो किस तरीके से एक दूसरे के रिलेट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा बीओडी होएगा, जितना ज्यादा बीओडी उतना ही कम डिजोल्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे देख सकते हैं जितना ज्यादा डिजोल्ड ऑक्सीजन उतना ही कम बीओडी। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, उसके समझने के लिए अगर आप दिया गया है। उसके बाद है एल्गल ब्लूम एंड टेरर ऑफ बंगाल। तो ये वाटर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो क्या होता है एल्गल ब्लूम, पहले वो देखते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। तो वाटर के अंदर जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, अलग अलग जो जो साल्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से जो एल्गी है, एल्गी को खाने पानी के लिए बहुत ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं, जो खासकर जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती हैं जो कि पानी की सरफेस पे तैरती रहती हैं। दे इम्पार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है, जो भी पॉन्ड वगैरह, लेक वगैरह होता है, उसका एक अलग सा कलर दिखाई देता है। काज डिट्रियोशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टिलिटी। तो इससे क्या होता है, वाटर की गुणवत्ता है वो कम होती है, क्योंकि ये सारी की सारी ऑक्सीजन को खत्म करते रहते हैं, और जो जिसकी वजह से डिजोल्ड ऑक्सीजन कम होगी तो फिश वगैरह है, मोर्टिलिटी उनकी जो मरनी वो स्टार्ट हो जाती हैं। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो कुछ जो ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी है, ब्लूम का मतलब बहुत ही ज्यादा एक फैली हुई जो स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से जब ये बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, तो कुछ एल्गी तो ऐसी होती हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी डिजीज कोज कर सकता है, डेथ भी कोज कर सकता है। एक है टेरर ऑफ बंगाल। ये क्या है, वाटर आई कंत की वजह से, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था इसको, वहां पे हमने जो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था, इसके अंदर ऑफसेट वगैरह बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसकी प्रॉब्लम देखेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज देखेंगे, इसकी वजह से क्या कुछ देखने को मिलता है। वाटर आई कंत, इसका साइंटिफिक नेम है इक्योर्निया क्रेसिपस, फ्लोटिंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल मेव कलर्ड फ्लावर्स। तो ये क्या होता है, बड़ा ही इसके जो फ्लावर हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, वैसे ब्लू टाइप कलर ज्यादा दिखाई देता है इसका। तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स होता है, पानी की सरफेस पे तैरता रहता है। इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। ये पानी में उगने वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, वर्ल्ड में जितनी भी वीड्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। काज्ड हैवोक बाय दियर एक्सेसिव ग्रोथ दैट आवर एबिलिटी टू रिमूव दैम। हैवोक का मतलब है एक डरावनी कंडीशन तैयार करना, मतलब एक बहुत बड़ी आपदा बन जाना, क्योंकि इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक्सेसिवली ग्रोथ करती है। वहां पे भी हमने वेजिटेटिव प्रोडक्शन में देखा था, टेरर ऑफ बंगाल वहां भी देखा था, जिसके अंदर ये देखी थी कि ये कंडीशन बहुत ज्यादा फैल जाती है तालाब के अंदर, और दे ग्रो अबंडेंटली इन यूट्रोपिक वाटर। यूट्रोपिक का मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफी गुड़े हुए हैं, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा स्पीड से फैलती है, जिसकी वजह से जो इम्बैलेंस है इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और जो भी अलग अलग जो फिशेज वगैरह हैं वो डेथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो पूरा इकोसिस्टम है, जो अलग अलग फूड चेन वगैरह है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती हैं टेरर ऑफ बंगाल की वजह से। तो जो हम पीक है वो देखते हैं, ये सबसे पहले एल्गल ब्लूम है, जो काई हम तालाब में देखते हैं, इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो जो कलर है वाटर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ग्रीन ग्रीन सा कलर का जो पोर्शन है वो दिखाई देता है जस्ट। और उसके बाद जो टेरर ऑफ बंगाल है, ये कहाँ पे रहता है ज्यादातर, जो वाटर आई कंथ कहाँ पे ग्रो करता है, जो स्टैंगेंट वाटर होता है, खड़े पानी में ज्यादातर देखने को मिलता है, और जो
एलगी वगैरह होती हैं खड़े पानी में ज़्यादा फैलती हैं। और एक बार जो ये बंगाल में बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसको टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया था, इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसके बाद है डिजीज काज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। जो प्रदूषित पानी होता है उसकी वजह से बीमारियां कौन कौन सी फैलती हैं। सीवेज कंटेन पैथोजेंस विच काज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज। जो सीवेज है, जो गंदा पानी होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियां उनके फैलाव का कारण बनते हैं। आउटब्रेक का मतलब होता है एकदम फैलना। जैसे एग्जाम्पल है डेसेंट्री, पेचिस, टाइफाइड, जेंडिस, पीलिया, क्लोर क्लोरा कोलेरा हैजा बीमारी को बोलते हैं। तो ये अलग अलग डिजीज है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से फैलती हैं। सीवेज फ्रॉम पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये अलग अलग जो इंडस्ट्री होती हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है जहाँ पे पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है, पेट्रोल डीजल वगैरह उससे निकाला जाता है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे पेपर बनाया जाता है। मेटल एक्सट्रैक्शन का मतलब जो धातुएं निकाली जाती हैं धरती से, उनकी भी अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, उनको साफ किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब केमिकल, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल तैयार किए जाते हैं, उनसे निकलने वाला जो कचरा है, जो सीवेज है, जो गंदा पानी है, उसके अंदर कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस एंड हैवी मेटल्स। बहुत ही ज्यादा जहरीले पदार्थ होते हैं उसमें। हैवी मेटल्स मतलब भारी धातुएं, मतलब जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है। डेंसिटी, हैवी मेटल्स किसको बोलेंगे, जिनकी जो डेंसिटी है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा ये भारी धातुएं होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एंड ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इनकी वजह से जो बीमारियां हैं वो काफी फैलती हैं। उसके बाद है बायो मैग्निफिकेशन, जो कि वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड ही टॉपिक है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एंड एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जो हमने अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल देखे थे, जैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में क्या देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म उसको दूसरा किल करता है अपने खाने की नीड को पूरा करने के लिए। तो एक फूड चेन जो बनती है, तो फूड चेन में किसी भी हानिकारक सब्सटेंस की, टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन का लगातार बढ़ना, उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। प्रोसीजर क्या रहता है इसका बढ़ने का। ए टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड। तो ये सब्सटेंस होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस, यदि एक बार बॉडी में चले जाते हैं तो वो बाहर निकालना भी उनको मुश्किल हो जाता है, वो वहां पे इकट्ठे होते रहते हैं, जिसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ना, और बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है एक ही लेवल पे, एक ही जीव के अंदर जो बार बार यदि वो टॉक्सिक सब्सटेंस को खाएगा तो वो इकट्ठे होते रहते हैं उसके शरीर में। एंड पास्ट ऑन टू नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। और जब वो अच्छे खासे भी इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ही कोई जीव उनको मार के खाता है तो उसके अंदर वो चले जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता था पहले, लेकिन अभी तो बैन कर दिया गया ये। इंक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, जो डीडीटी का लेवल हम पिक में भी देखेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये, खासकर एक्वेटिक इकोसिस्टम में। इफ इट स्टार्ट्स एट 0.003 पार्ट पर बिलियन, तो पार्ट पर जो मिलियन होता है उसकी भी छोटी इकाई होती है ये, यदि उतनी मात्रा भी इसकी वाटर में प्रेजेंट है, वाइल अल्टीमेटली रीच टू 25 ppm। तो जो ppb से शुरू हुआ था और वो भी पॉइंटों में थी वैल्यू, और वो 25 ppm तक पहुंच रहा है। ppm मतलब और हायर कंसंट्रेशन होती है, ppb बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन होती है। तो फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देखेंगे, तो इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है लेवल टू लेवल, जब ये आगे बढ़ता रहता है। तो डीडीटी के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। बर्ड्स की जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होती है, कैल्शियम को जो यूज करते हैं, उनको यह प्रभावित करता है। विच काजेज थिनिंग ऑफ एग सेल, जिसकी वजह से जो उनके अंडे की जो परत है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, वो बड़ी नरम बनेगी, इतनी मजबूत नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से उनकी प्रीमैच्योर ब्रेकिंग होती है, मतलब वो हैचिंग है उनका टाइम से पहले ही हो जाती है, जिसकी वजह से जो यंग वन है वो डेड हो जाते हैं जल्दी। उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन को हम मेनली पिक से समझते हैं। जैसे वाटर के अंदर जो ये 0.000 ये अलग है, जो वर्ड यूज हमने किया था वही हम करेंगे, 0.003 बिलियन पार्ट पर बिलियन। तो जैसे बिलियन होता है वो, उसके अंदर 1000 मिलियन होते हैं, तो यदि हम 3 स्थान छोड़ के ये जो डेसिमल उसको आगे सरकाते हैं तो पार्ट पर बिलियन हो जाता है। और वाटर के अंदर केवल इतनी सी मात्रा है इसकी। लेकिन जैसे जू प्लैंकटन क्या होते हैं, जो कि वाटर के अंदर जो तैरने वाले जीव होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं, तो वो जब
इस वाटर को यूज करते हैं तो उनके अंदर ये एक्यूमुलेट होता रहता है DDT, और मात्रा कितनी पहुंच जाती है 0.04 ppm पहुंच जाती है। उसके बाद जब स्मॉल फिशिज इन जो प्लैंक्टन्स को खाती हैं तो उनके अंदर जो मात्रा 0.5 ppm बढ़ जाती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि फिशिज हैं, ये तो है नहीं कि केवल एक इंसेक्ट को ही खाता है पूरी जिंदगी भर, वो काफी सारे इंसेक्ट को खा लेता है, और एक इंसेक्ट में तो 0.04 ppm है, तो इतने सारे इंसेक्ट को खाएगा तो उसके अंदर जो मात्रा बढ़ना वो स्वाभाविक है। उसके बाद जो स्मॉल पीसीज हैं उनको लार्ज पीसीज खाएंगे तो उनके अंदर जो मात्रा है 2 ppm पहुंच जाती है। और उसके बाद फिश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं, जो मतलब प्रे किसको शिकार के रूप में यूज करते हैं, जो अलग अलग मछलियां हैं, उनके अंदर जो ईगल वगैरह है उनके अंदर जो मात्रा है 25 ppm तक पहुंच जाती है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं जो ये मैग्निफिकेशन हो रही है किसी भी चीज का बढ़ना है, खासकर जो DDT टाइप के जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसका भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, 2 डॉट का मतलब 4 डॉट मतलब ये बढ़ती जा रही है, उसके बाद डॉट ये ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन हाइयर होती जा रही है। उसके बाद है बायो मैग्निफिकेशन को यहाँ भी हम समझ सकते हैं, ह्यूमन तक भी इसका इफेक्ट होता है। जैसे वाटर है, वाटर में जो ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ब्लू कलर जो पर्पल कलर का पोर्शन है, ये इसकी मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वाटर में बहुत ही कम है, एल्गी में थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट हुई, एल्गी ईटिंग इंसेक्ट के अंदर थोड़ी सी मात्रा है जो इंक्रीज हुई है। इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट मतलब इन इंसेक्ट को खाने वाले, एल्गी ईटिंग इंसेक्ट को खाने वाले बड़े इंसेक्ट होते हैं, उनके अंदर मात्रा इतनी बढ़ गई है। उसके बाद इंसेक्ट ईटिंग फिश है, जो स्मॉल फिशेज होती हैं उनके अंदर जो हम देख सकते हैं अमाउंट है बढ़ती जा रही है। उसके बाद फिश ईटिंग फिश मतलब छोटी मछलियों को खाने वाली जो बड़ी मछलियां, उसमें मात्रा देख सकते हैं। और ह्यूमंस में DDT की मात्रा बिल्कुल पीक तक चली जाती है, क्योंकि ह्यूमंस ये तो है नहीं कि लाइफ भर में एक ही मछली खाता है, वो बहुत सारी जो मछलियां हैं जब उनको खाता है तो DDT की मात्रा या फिर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा वो ह्यूमंस में आने का वापस ये रीजन होता है। तो शुरुआत किसने की थी पॉल्यूशन फैलाने की? ह्यूमंस ने। और वापस में जो रिजल्ट है घूम फिर के किसके पास आता है? ह्यूमंस के पास ही आता है। तो जो चीज हम नेचर को देते हैं वो लौट के अपने पास ही आ जाती है। ये बायोमैग्निफिकेशन से हम समझ सकते हैं। उसके बाद है यूट्रोफिफिकेशन। ये भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। इसमें क्या होता है? नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। तो ने एजिंग का मतलब होता है, मतलब जो एक बुढ़ापा, लेक जो झील है, झीलों का बुढ़ापा का मतलब क्या है? पहले अच्छा खासा वाटर था उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे यूट्रोफिकेशन बढ़ती रहती है, न्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ते रहते हैं, तो उस लेक के पानी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो पानी आराम आराम से खत्म होता हुआ चला जाता है और एक टाइम पे वो लेक है वो सूख जाती है, मतलब लेक का एंड हो जाता है। और किस चीज की वजह से? जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी मात्रा बढ़ने की वजह से। जो हमने प्लांट सक्सेशन में भी डिस्कस किया था, वो भी एक नेचुरल एजिंग ही होता है। लेकिन वहाँ पे यूट्रोफिकेशन मैन मेड एक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पे तो नेचुरल एक्टिविटी थी। लेकिन मैन मेड एक्टिविटी जब होती हैं तो उसकी वजह से प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है, जो हम देख सकते हैं पे कल्चरल और ऐसे रिलेटेड। यूट्रोफिकेशन का मतलब है जब ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा डालने शुरू कर देता है वाटर के अंदर, तो उसकी वजह से जो एल्गी वगैरह है, प्लांट्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से आराम आराम से जो लेक है वो खत्म होती हुई चली जाती है। फैक्टर इफेक्टिंग यूट्रोफिकेशन, किस चीज की वजह से जो यूट्रोफिकेशन है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती है? क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग जो जलवायु की कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से। साइज ऑफ लेक एंड पोल्यूटेंट्स, तो जो लेक होती है उसका साइज कितना है, वो गहराई कितनी है, और पोल्यूटेंट्स किस प्रकार के यूज किए जा रहे हैं, उससे जो यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है वो बड़ी प्रभावित होती है। कंसिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं यूट्रोफिकेशन के? ग्रोथ ऑफ एल्गी, मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है तो ज्यादा एल्गी ग्रो करेंगी वहां पे। काजिंग अनसाइटली स्कम एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर्स। स्कम का मतलब होता है जो तैरता हुआ जो एक पदार्थ होता है, जैसे हमने एल्गल ब्लूम में देखा था, तो बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाता है, जिसकी वजह से गंदगी वहां पे गंदी स्मेल भी पैदा हो जाती है। अनप्लीजेंट ऑर्डर का मतलब है जो असहनीय स्मेल है वो वहां पे मिलेगी। डिक्रीजिंग वाटर ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन, तो जो वाटर की जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती हैं। काज पॉइजन इन हुल पॉपुलेशन ऑफ फिश, जो पॉपुलेशन है फिश की उनके अंदर बहुत ज्यादा जहर का काम जहर है वो बनना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो बायोमैग्निफिकेशन होती है। हुज डिकम्पोजिंग फर्दर डिक्रीज डिजोल्ड ऑक्सीजन कंटेंट, और जिसकी वजह से जब फिशेज डेथ होती हैं तो डेथ होने के बाद वो डिकम्पोज होंगी, सड़ेंगी, गलेंगी, और उसकी वजह से जो और ज्यादा ऑक्सीजन माइक्रोब्स यूज करेंगे, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है, डिजोल्ड ऑक्सीजन का लेवल वो कम होता हुआ चला जाता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन,
कैसे होते हैं, इसके क्या क्या स्टेप होते हैं। स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट विच एनकरेज ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो छोटी नदियां होती हैं, जब वो झीलों में जाके मिलती हैं, ड्रेनिंग का मतलब होता है वो जब अपना जो भी मटेरियल है वो छोड़ती हैं लेक के अंदर, या फिर जैसे जो छोटी नदियां हैं वो लेक्स में, या फिर जो बड़ी नदियां वो समुद्रों में जाके मिलती हैं, तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है जो उनके अंदर, वो भी साथ में वो लेक के अंदर लेके जाती हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा संख्या में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगेन टू बी डिपॉजिटेड ऑन द लेक बॉटम ड्यू टू इंक्रीज प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं वो लेक के बॉटम में चिपकना शुरू हो जाते हैं, वहां पे मतलब डिपॉजिट इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू इंक्रीजेज, बढ़ने की वजह से क्या क्या जो प्लांट एनिमल्स वगैरह है, जैसे जैसे वाटर में वो बढ़ती रहेगी तो उनके जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह होते हैं वो तलहटी में बैठते रहते हैं। लेक स्टार्ट्स ग्रोज सैलोअर एंड वार्मर ड्यू टू पाइलिंग अप ऑफ द सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज। जैसे जैसे जो ये कचरा है नीचे बैठता रहेगा, तो जो तलहटी है, जो गहराई है वो लेक की कम होती रहेगी। सैलोअर का मतलब वाटर है वो और ज्यादा छिछला होता रहता है, मतलब गहराई कम होती रहती है, और गहराई यदि कम होगी तो वाटर भी जो गर्म होता रहता है। पाइलिंग अप का मतलब है ढेर इकट्ठा होने की वजह से, किसका, सिल्ट और ऑर्गेनिक जो डेब्रीज होती हैं उनके इकट्ठे होने की वजह से जो लेक है उसकी गहराई कम होती चली जाती है। मार्स प्लांट्स टेक रूट इन द सैलो एंड बिगिंस टू फिल इन द ओरिजिनल लेक बेसिन। तो ये वही प्रोसेस है जो प्लांट सक्सेशन हमने देखा था, हाइड्रारिक सक्सेशन, जिसके अंदर जो वाटर से जो प्लांट्स हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं और आराम आराम से वहां पे फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो मार्स प्लांट मतलब दलदली प्लांट है, वहां पे क्या करेंगे फिर, जो मार्स जो सैलो रीजन हुआ था, जो तलहटी नीचे बैठी थी उसके अंदर जड़ें उनकी निकलनी शुरू, जो जड़ें हैं वो पकड़ना शुरू कर देते हैं मिट्टी के साथ। बिगेन्स टू फिल इन द ओरिजिनल लेक बेसिन, जिसकी वजह से जो बेसिन मतलब जो बेसल रीजन है लेक का, जो तलहटी है वो और ज्यादा फिल होनी स्टार्ट हो जाती है, गहराई और ज्यादा कम होती हुई चली जाएगी। इवेंचुअली लार्ज मासीज ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स बोग फाइनली कन्वर्टिंग टू द लैंड, जिसकी वजह से और ज्यादा जो वहां पे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो वहां पे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आराम आराम से जो लेक थी वो लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो धरती के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो वाटर था वो उसमें से खत्म होता हुआ चला जाता है। तो ये है यूट्रोफिकेशन। जैसे हम देख सकते हैं जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर के अंदर, उसकी वजह से शुरुआत में तो क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा करते हैं, और उसकी वजह से जो एल्गी वगैरह है वो भी ग्रो करेंगी, जो न्यूट्री नाइट्रोजन है फास्फोरस है उनकी ज्यादा मात्रा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो कम होती हुई चली जाती है। जैसे एल्गी डाई होंगी तो डीके होंगी तो ऑक्सीजन यूज करेंगी, तो जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, अलग अलग प्लांट्स वगैरह जब ग्रो करते रहते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल इस तलहटी में बैठता रहेगा, और ये तलहटी क्या होती रहती है, आराम आराम से बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे इसमें प्लांट ग्रो करना शुरू होंगे तो दलदली प्लांट, शुरुआत में तो फ्लोटिंग प्लांट आएंगे, फिर दलदली क्षेत्र वाले प्लांट्स आएंगे, जो कि मतलब इसको पहले तो बिल्कुल वाटर था, फिर ये दलदल बन जाती है, मतलब इसके अंदर मिट्टी वगैरह है वो इकट्ठी होती रहती है, और आराम आराम से जो वाटर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये था यूट्रोफिकेशन। उसके बाद है थर्मल वाटर पोल्यूशन, मतलब वाटर का, जैसे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि गर्म वाटर है वो वाटर बॉडीज में सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर वो हाई चला जाता है, वो भी एक टाइप का पोल्यूशन होता है। हीटेड वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनके अंदर जो अलग अलग जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके उनके उनको कूल करने के लिए, या फिर जो हीट है, हीट को कंट्रोल करने के लिए वाटर है वो यूज किया जाता है, और ठंडा वाटर उसमें डाला जाता है, गर्म वाटर उसमें से बाहर निकलता है, और यही गर्म वाटर है जो फिर किसी वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से क्या कुछ परिणाम हो देखने को मिलते हैं, एलिमिनेट्स और रिड्यूस नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, एलिमिनेट्स का मतलब बिल्कुल खात्मा होना, या फिर रिड्यूस नंबर कम हो जाना, किसका, जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है, मतलब जो कम टेम्परेचर पे ही रहना पसंद करते हैं, यदि थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है वाटर का उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड मे एनहेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। क्या होता है, जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, जो बहुत ही ठंडे एरियाज होते हैं तो उनके अंदर वैसे प्लांट ग्रो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ठंडे एरियाज में गर्म वाटर जाता है तो वाटर नॉर्मल कंडीशन पे आएगा, जिसकी वजह से वहां पे भी ग्रोथ है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है प्लांट की, फिशिज की।
काजिंग डैमेज टू द इंडिजिस फ्लोरा एंड फोना, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोकल स्पीशीज हैं जो कि ठंडे पानी में रहना पसंद करती हैं, तो वो पहली बात तो वो खत्म वैसे ही हो जाएंगी यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन यदि ये और ज़्यादा प्लांट और स्पीशीज वहाँ पे आ जाती हैं तो उसकी वजह से जो लोकल स्पीशीज है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स की और फोना मतलब एनिमल्स की, वो खतरे में पड़ जाती है। उसके बाद है जो इम्पैक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। हम देख सकते हैं जो अलग अलग जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ से जो वाटर होता है, गर्म वाटर, वो डाला जाता है, और जिसकी वजह से डिक्रीज्ड फिश पॉपुलेशन की संख्या भी कम हो जाती है, क्योंकि जो गर्म वाटर होता है उसके अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम वाटर या किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो जो उसके अंदर डिजोल्ड गैसेज होती हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो गर्म वाटर की वजह से डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो कम होगी, जिसकी वजह से जो फिश पॉपुलेशन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टर्ड फूड वेब जो भी इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान है वो देखने को मिलता है। सफोकेटेड फिश का मतलब क्या होता है, उसको उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से फिश है सफोकेशन का शिकार होंगी पहले, उसके बाद उनकी डेथ है वो हो जाती है। उसके बाद है एक केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो केस स्टडी देखते हैं कि किस तरीके से लोकल एक कम्युनिटीज ने, लोकल ग्रुप ने यहाँ पे देखेंगे जिसने जो वेस्ट वाटर को निपटारा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया खोज निकाला है। तो वो क्या है, कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम हम्बलडोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, टाउन्स पीपल इन द टाउन ऑफ अरकाटा, नॉर्थ कोस्ट ऑफ द कैलिफोर्निया। तो नॉर्थर्न कोस्ट मतलब जो उत्तरी तटीय क्षेत्र है कैलिफोर्निया का, वहाँ पे करकाटा जगह है, और वहाँ के जो एक कस्बा है, कस्बे के अंदर जो लोकल लोग रहते हैं, तो उन्होंने हम्बल बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के साथ मिलके, कोलैबोरेशन का मतलब है मिलजुल के काम करना, तो क्या किया है, एक फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्सिज, FOAM, तो एक संस्था बनाई है जिसके अंदर ए सिटीजन ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसके लिए एक ग्रुप बनाया गया जो कि उसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा। तो इन्होंने क्या काम किया है, जो भी एक प्रोजेक्ट है उसकी दो स्टेजेज हैं। पहला है कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट। तो जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया था, वही एक प्रकार का वहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस की जाएगी। जो कचरा वगैरह है, सिल्ट, जो अलग अलग टाइप का जो कचरा है, रेत वगैरह, उसको बिठाया जाएगा पहले नीचे, फिल्टर किया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा, और क्लोरीन ट्रीटमेंट मतलब जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको वाटर में क्लोरीन डाल के उनको साफ किया जाएगा। बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड ए सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेज ओवर 660 हेक्टेयर ऑफ मार्स लैंड। मतलब दलदली एक क्षेत्र एक ऐसा ढूंढा गया जिसके अंदर 6 जो दलदलों को एक साथ मिलाया गया जो कि 60 हेक्टेयर में फैले हुए थे, तो उनको कनेक्ट किया गया, जिसके अंदर जो प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया ग्रोन टू न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट पोल्यूटेंट्स एंड गेट प्यूरिफाइड नेचुरली। तो क्या किया गया, फिर जो प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, उनको उगाया गया वहाँ पे, और वो क्या करने लगे, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर उसको यूज करते हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन में हमने देखा है। तो वो नेचुरली क्या करते हैं, वाटर में से इन चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Marshes also constitute a sanctuary which a high level of biodiversity in form of fishes, animals and birds, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं वो बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा यदि न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर के अंदर, और सीवेज वाटर में तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है एकदम से। और उसकी वजह से जो वहाँ पे जो एक सेंचुरी भी तैयार की गई है, और एक जो वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर को साफ किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा वहाँ पे। तो एक केस स्टडी है कहाँ की, कैलिफोर्निया का जो नॉर्थर्न कोस्ट है, अरकाटा टाउन की। अरकाटा में एक टाउन है, इकोसैन टॉयलेट, केरला एंड श्रीलंका। तो ये भी एक केस स्टडी है। तो इकोसैन का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। तो स्पेशल टाइप के जो टॉयलेट है वो तैयार किए गए हैं, केरला और श्रीलंका में यूज किए जाते हैं, ये इकोसैन टॉयलेट बोलते हैं इनको, जो कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको वो ड्राई फॉर्म में ही क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ पर ड्राई कंपोस्टिंग होती है उनकी, मतलब उसको तोड़ के ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। जो ह्यूमन का जो कचरा होता है उसको निपटाने के लिए ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल का मतलब जो एक्चुअल में की जाने वाली प्रैक्टिस है, जो जो जिसको हम प्रैक्टिकल लेवल पे कर सकते हैं। हाइजीनिक मतलब स्वच्छ है बिल्कुल, और एफिशिएंट का मतलब काफ़ी कारगर है, और कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कम कॉस्ट में भी ये अच्छा रोल है वो
प्ले करती है। ह्यूमन एक्सक्रीटा रिसाइकल्ड इनटू द नेचुरल फर्टिलाइजर। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उससे जो डिकम्पोज करने के बाद जो नेचुरल फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है, जो कि हम खेतों में भी यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हम, जो अरकाटा के अंदर यूज किया गया, उसको हम पिक से समझते हैं, जो कि एक रियलिस्टिक पिक है जो गूगल मैप जैसे शो करता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे एक हेड ऑफिस बनाए गए हैं जो कि वाटर को एक टाइम पे जितना भी सीवेज वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, क्लोरीन ट्रीटमेंट करके उसको एक खुले एरिया में छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड बोलते हैं। इसमें क्या है, जितना भी ऑक्सीडेशन वगैरह होना है माइक्रोब्स के द्वारा हो जाता है। उसके बाद इसको अलग पॉन्ड में लेके जाया जाता है जिसके अंदर ट्रीटमेंट वेटलैंड होते हैं, मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। वापस फिर क्लैरिफायर्स के पास लेके आया जाता है और उससे फिर अलग अलग जो ये जो एनहेंसमेंट वेटलैंड, मतलब ऐसे एरिया में भेज दिया जाता है जहाँ पे ज़्यादा जो वाटर है वो ज़्यादा गहरा ना हो। मतलब वहाँ पे अलग अलग प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो तैयार की गई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद जो भी वाटर यहाँ से रिस के आगे निकलता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी भी जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर, या फिर उसका जो ट्रीटमेंट वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स के अलग अलग ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेटेड में, मतलब इसमें अलग अलग जो प्रोसेस यूज की गई हैं, प्लांट एनिमल्स को भी यूज किया गया है, माइक्रोब्स को भी यूज किया गया है। तो इनकी मदद से जो वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये रियलिस्टिक जो एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो कि अरकाटा के अंदर जो टाउन है एक, वहाँ पे किया गया है।